सभी छात्रों को मेरा वंदे मातरम। कक्षा 9 हिंदी काव्य नंबर 10 भारत गौरव काव्य का आज हम अभ्यास करेंगे, जिनके कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत कविता में भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। तो भारत गौरव काव्य का हम विस्तार से अभ्यास करेंगे। तो काव्य को हम शुरू करते हैं। तो प्रथम 4 पंक्तियों की जानकारी हम लेते हैं। भूलोक का गौरव। भूलोक यानी पृथ्वी पर बसा हुआ संसार। गौरव यानी सम्मान, प्रतिष्ठा। प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? पुण्य लीला स्थल यानी पवित्र क्रीड़ा भूमि। फैला मनोहर यानी मन को हरने वाला, सुंदर। गिरि यानी पर्वत। हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उत्कर्ष यानी उन्नति। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। प्रथम पंक्ति में ही कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रश्न किया है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, यानी वह स्थान कहाँ है? वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है? भूलोक का गौरव यानी वह स्थान कहाँ है जिस पर पूरे संसार को गर्व है, और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। पुण्य लीला स्थल यानी पवित्र क्रीड़ा भूमि, यानी प्रकृति की जो पवित्र क्रीड़ा भूमि है। फैला मनोहर गिरि, वह स्थान वही है। तो प्रश्न पहले पंक्ति में प्रश्न किया है कि वो स्थान कौन सा है जिस पर पूरे संसार को गर्व है और जो प्रकृति का पवित्र क्रीड़ा भूमि है। और दूसरी पंक्ति में उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वो स्थान वही है जहाँ हिमालय, गिरि हिमालय यानी हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। यानी वो जगह कौन सी है, वो स्थान कौन सा है जिस स्थान पर सभी को, संसार को गर्व है और प्रकृति का पवित्र क्रीड़ा भूमि है वो स्थान। तो वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान वह है जहाँ हिमालय जैसा पर्वत है और गंगा जैसी नदी बहती है। उसके बाद संपूर्ण देशों यानी दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक उत्कर्ष यानी उन्नति, श्रेष्ठ। तो सभी देशों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ देश कौन सा है? ऐसा प्रश्न करते हैं कि सभी देशों में, दुनिया में सभी देशों में सबसे ज़्यादा उन्नत श्रेष्ठ देश कौन सा है? तो उसका उत्तर देते हुए कवि कहते हैं कि वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। तो वो कौन सा देश है? तो वो ऋषियों की भूमि भारतवर्ष यानी भारत देश है, जिस पर पूरा संसार गर्व करता है। वो प्रकृति की क्रीड़ा भूमि है जहाँ पे हिमालय जैसा पर्वत है, गंगा नदी बहती है और सभी देशों में सबसे उन्नत देश वो ऋषि भूमि भारत देश, भारतवर्ष ही है। अब दूसरी 4 पंक्तियों की जानकारी हम लेंगे। तो दूसरी 4 पंक्तियों का अर्थ क्या होता है वो हम देखेंगे। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमोड़ है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमोड़ है। सिरमोड़ यानी सरदार, श्रेष्ठ। ऐसा पुरातन यानी बहुत पुराना, प्राचीन जिसे कहते हैं हम। देश कोई विश्व में क्या और है? फिर से प्रश्न किया कवि ने।
भगवान की भवभूतियों, भवभूतियाँ यानी संसार का वैभव, भवभूति यानी संसार का वैभव का यह प्रथम भंडार है। भंडार यानी खजाना। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यानी ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाले देवता ब्रह्मा, तो विधि का अर्थ यहाँ ब्रह्मा होता है। नर सृष्टि, नर यानी मनुष्य का पहले यही विस्तार है, यानी जहाँ पे मनुष्य ने सबसे पहले जन्म लिया उसकी बात की गई है। तो कवि मैथिली शरण गुप्त दूसरी 4 पंक्तियों में कहते हैं कि हाँ वृद्ध यानी बूढ़ा, हाँ यह बूढ़ा भारतवर्ष ही संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। यह भारतवर्ष यानी ये बूढ़ा भारतवर्ष, भारत देश ही सब देशों में सर्वश्रेष्ठ देश है। दूसरी पंक्ति का अर्थ यह होता है कि ऐसा पुरातन यानी ऐसा प्राचीन देश, ऐसा पुरातन देश यानी ऐसा प्राचीन देश में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। कोई विश्व में क्या और है पुरातन, यानी ऐसा पुराना और देश कोई है ही नहीं। कोई दूसरा देश वर्ष का मुकाबला कर सके ऐसा धरती पे दूसरा कोई देश ही नहीं है। इसीलिए कवि ने ये 2 पंक्तियों में कहा है कि हाँ यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है और प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। उसके बाद कवि कहते हैं भगवान की भवभूतियाँ, यानी भगवान ने संसार में वैभव, संसार का वैभव, भवभूति यानी संसार का वैभव, भगवान ने संसार में भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, यानी वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए उनका प्रथम संग्रह, प्रथम भंडार इसी देश में हुआ। यानी यह देश जो है वो संसार में सबसे ज़्यादा वैभवी देश भारतवर्ष को कवि ने बताया है। यानी भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए वो इसी देश में, उसका प्रथम संग्रह, उसका प्रथम भंडार इसी देश में हुआ। यानी इसी देश में वैभव के सबसे पहले भंडार आए। विधि यानी ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। ब्रह्मा ने, विधि ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से, यानी सबसे पहले मानव का जन्म भी यहीं हुआ है। कवि ने दूसरी 4 पंक्तियों में भारत देश को बूढ़ा बताया है, लेकिन उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता और सबसे ज़्यादा वैभवी जो देश है वो भारत देश है, ऐसा कहा है। उसके बाद की तीसरी 4 पंक्तियों की हम बात करें तो उनका अर्थ ऐसा होगा कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, इसके निवासी आर्य है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है, आचार्य यानी शिक्षक, आदर्श मार्गदर्शक जिसे कहते हैं हम, वो संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, अधोगति यानी अवनति, दयनीय दशा, पर चिन्ह उनकी उच्चता यानी महानता, श्रेष्ठता के आज भी कुछ है खड़े। तीसरी 4 पंक्तियों में कवि ने कहा है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। भारत देश की जो भूमि है वो पवित्र है। भारतवर्ष की यह पवित्र धरती विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। भारत देश की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य थे। आर्य जो भारत देश के सबसे पहले निवासी माने जाते हैं, वो इस देश के यानी भारत देश के निवासी, सबसे पहले निवासी आर्य ही थे। विद्या कला कौशल्य, वो आर्य जो थे उन्होंने
विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य थे, तो जो आर्य रहते थे भारतवर्ष में, उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले, प्रथम यानी पहले, सबसे पहले विद्या कला और कौशल्य का ज्ञान दिया। यानी जो भारत देश है वो सबसे पवित्र देश है विश्व में। इस देश के निवासी आर्य थे और उन आर्यों ने ही सबको, संसार के सब देशों को, सब लोगों को विद्या कला और कौशल्य का ज्ञान दिया है। उसके बाद की पंक्ति हम देखते हैं। तो संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, इसका अर्थ होता है कि यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है। उन आर्यों की संतानें अधोगति यानी बुरी दशा, दयनीय दशा। तो उन आर्यों की संतानें यानी हम सब आज बुरी दशा में है, फिर भी पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। हम आर्यों की संतानें होने के बावजूद भी बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र यानी उच्चता, उनके महान चरित्र के कुछ निशान, उन चिन्ह यानी निशान, उनकी चरित्रता के उच्च महानता के कुछ निशान आज भी हम में मौजूद है। उन आर्य जो भारतवर्ष के सबसे पहले निवासी थे, जिन्होंने विद्या कला और कौशल्य का ज्ञान हम सबको, दुनिया को दिया था, उनकी संतान हम है। लेकिन आज उनकी संतान बहुत बुरी दयनीय दशा में है, लेकिन उनकी महान चरित्र यानी महानता के कुछ निशान हम में आज भी मौजूद है। यानी हम में उनकी अच्छाइयाँ आज भी मौजूद है, ऐसा कवि कहते हैं। उसके बाद अंतिम 4 पंक्तियों की बात करें तो वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। स्वार्थरत यानी केवल अपना ही लाभ देखने वाला, उसे स्वार्थी कहते हैं। तो स्वार्थरत यानी केवल अपना ही लाभ देखने वाला। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर, निश्चेत यानी निष्क्रिय, चेष्टा रहित, निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। अंतिम 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे, वो आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। वो आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। वे दूसरों को, अपना जीवन दूसरों पे समर्पित करने वाले लोग थे। तो कवि ने यहाँ कहा है कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। मदिरा यानी शराब। तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं कवि कि उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। स्वार्थरत मोह, वो कभी, यानी जो आर्य जो थे वो कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं, उनको अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। संसार के उपकार हित यानी वे संसार का उपकार करने के लिए, उपकार हित यानी उपकार कर, दूसरों पे उपकार करने के लिए जब जन्म लेते थे सभी, तो वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे। जो आर्य जो थे वो अपने लाभ और अपने मोह के बारे में नहीं सोचते थे। वे तो संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे। और अंतिम पंक्ति में निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। और अंत में प्रश्न किया है कवि ने कि फिर वे निश्चेत यानी निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। जो आर्य थे वो निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। वो तो संसार में
सबके ऊपर उपकार करने के लिए ही जन्मे थे। तो यहाँ पे कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत काव्य में भारतवर्ष के अतीत की बात की है, भारत देश के गौरव की बात की है, जिसे सुनकर भारत देश का गौरव सुन भारत देश की प्रशंसा सुनकर सब लोगों को भारतवर्ष के प्रति, भारत देश के प्रति गौरव होता है। स्वाभिमान भारत देश, जो भारत देश हमारा है, उनका इतिहास जानकर सभी को भारत देश के प्रति गर्व हो, ऐसा कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस काव्य की रचना करते हुए लिखा है। और हमें भी हमारे भारत देश पर हमेशा गर्व ही होना चाहिए। और इस काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और यह काव्य का हमने अच्छी तरह से अभ्यास किया। यहाँ पे यह काव्य पूर्ण होता है। वंदे मातरम।